गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन टाडा। टुडे इन क्लास +1 in 17th lecture of biomolecule we will study an important topic, structure of DNA। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पिछले 2-3 लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे वो आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। लेट्स सी। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। इनके अंदर हमने स्टडी किया था जो डीएनए है इट्स मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कई सारे जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो डीएनए बन जाएगा। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दो और जो न्यूक्लियोटाइड था ये आपको मैंने बताया, इसमें दो चीजें थी, एक तो था न्यूक्लियोसाइड और एक था फॉस्फेट ग्रुप। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर मैंने आपको बताया था एक तो थी डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक थे नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के बताए थे, प्यूराइन एंड पायरिमिडीन। प्यूराइन में मैंने आपको बताया था A एंड G, पायरिमिडीन बताया था आपको C एंड T। क्योंकि U जो होता है वो आरएनए में होता है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता, ये हम डिस्कस कर चुके थे जब हमने डीऑक्सीराइबोज शुगर। लेट्स सी फटाफट देखें, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, दिस इज O। ये कार्बन फर्स्ट है, कार्बन फर्स्ट पे हमारा HOH था, सेकंड कार्बन H, थर्ड कार्बन HOH, ये फोर्थ कार्बन है, यहाँ पे H और ये फिफ्थ कार्बन बाहर था हमारा, ये हमारा फिफ्थ कार्बन है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। इट्स ए पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर थी, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ हमने प्यूराइन या पायरिमिडीन को जोड़ा था। प्यूराइन जुड़ा था तो 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था, और जब पायरिमिडीन जुड़ा था तो 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था। ये हमारा क्लियर था। जब शुगर के साथ हमने नाइट्रोजन बेस को जोड़ दिया, जो हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। और जब इसके साथ यहाँ पे फिफ्थ कार्बन के साथ हमने जब फॉस्फेट जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, अब हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब इस चैप्टर, इस लेक्चर के अंदर हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब इस प्रकार के जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा डीएनए। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात इस लेक्चर के अंदर हमें करने वाले हैं। लेट सी। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। अगर हम बात करें, डीएनए क्या है, इट्स द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हो आप इसको। और जो टर्म न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय फ्रेडरिक, न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले टर्म दिया था न्यूक्लिक एसिड इन 1869। फ्रेडरिक मिशर ने एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड नहीं, इसको न्यूक्लिन बोला था। क्या बोला था इसको, न्यूक्लिन, सॉरी स्पेलिंग। फ्रेडरिक मिशर ने इसको न्यूक्लिन बोला था। फ्रेडरिक मिशर ने क्या बोला था इसको, न्यूक्लिन। क्यों न्यूक्लिन क्यों बोला था, क्योंकि इट वाज फाउंड इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसलिए फ्रेडरिक मिशर ने इसको न्यूक्लिन बोला था। और बाद में अल्टमैन ने इसको न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। क्यों,
क्योंकि न्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में तो ये होता ही है और ये एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। एसिडिक नेचर का क्यों है ये आपको पहले ही बता चुका हूं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। देखो फ्रेडरिक मिशर ने सेल में से, सेल के न्यूक्लियस से, पस सेल होती है, इसने इसको पस सेल के न्यूक्लियस में से, न्यूक्लियस में देखा था। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को कहां देखा था? सेल के न्यूक्लियस में, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिन। बाद में अल्टमैन ने इस न्यूक्लिन वर्ड को चेंज करके, न्यूक्लिन को चेंज करके क्या बोल दिया? न्यूक्लिक एसिड बोल दिया। क्यों? व्हाई? क्योंकि न्यूक्लियस में तो होता ही है ये, और ये एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। पॉइंट क्लियर? यानी कि सीधी सी बात है, डीएनए क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट बोला है मैंने, ऑल नहीं बोला है। कुछ वायरस है, कुछ वायरस है, लाइक टीएमवी है, एचआईवी आपने सभी ने सुना है, टोबैको मोजाइक वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। क्या है? डीएनए। कहां है? न्यूक्लियस में। यूकैरियोटिक सेल में अगर बात करें, देखो अगर बात करें डीएनए है कहां, इसकी डीएनए की लोकेशन की बात करूं मैं, कहां है डीएनए? अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूं तो इट्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है, एंड इन सम सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में भी है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो है ना, इसको हम जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इसका काम कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का नहीं है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट? तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस में। और अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, ये कहां होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। किसके अराउंड? डीएनए के अराउंड। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर। अब जो डीएनए है, डीएनए एक बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है? एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है। अगर मैं अपनी सेल में, अगर मैं ह्यूमन सेल के अंदर बात करता हूं, ह्यूमन सेल में लगभग 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। और इस डीएनए को सेल से बाहर निकालना, कंप्लीट विदाउट डैमेज, इस पूरे डीएनए को सेल से बाहर निकालना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। क्या? बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक बहुत लंबे टाइम तक एक पहेली बनी रही साइंटिस्टों के लिए। साइंटिस्ट के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो साइंटिस्ट थे मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन दो साइंटिस्टों ने, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया। दे प्रोड्यूस द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। मतलब इन्होंने क्या किया? इन्होंने डीएनए के ऊपर एक्सरेज डाल के डीएनए का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश की।
जिस प्रकार से डॉक्टर हमारी बोन का स्ट्रक्चर कैसे देखता है, वो बोन के ऊपर एक्सरे डाल के बोन की एक इमेज बन जाती है। आप सभी ने एक्सरे देखा हुआ है जो आप लोगों का, एंड हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है तो वो हमारी एक्सरे इमेज तैयार करता है। तो इसी प्रकार से इन साइंटिस्टों ने, मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सरे डाल के डीएनए मॉलिक्यूल की एक इमेज तैयार करने की कोशिश की, राइट। लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इट वाज, और साथ में ध्यान से सुनना, मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, मतलब एक्सरे डाल के एक्सरे कैसे डिफ्रैक्ट हो रही है इसके बिहार पे एक डेटा दिया, कुछ बातें बताई, राइट। तो लेकिन ये मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बता पाए। पॉइंट क्लियर। तो इट वाज वॉटसन एंड क्रिक, मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। तो मैंने अभी आपको बताया था, जो मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया किसका, ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और ध्यान से सुनना, एक साइंटिस्ट है एल्विन चार्गफ। कौन है? एल्विन चार्गफ। इसने कॉम्प्लीमेंट्री रूल दिया था। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बारे में इसने बताया था। क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया, और एल्विन चार्गफ ने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए बताया। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए या इन डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, क्या होता है डिस्कस करेंगे। तो इन दो साइंटिस्टों के वर्क के ऊपर, इन दो साइंटिस्टों ने जो किया, इसको स्टडी करके जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस बेस पे दिया था, इसका बेसिस क्या था, इन्होंने जो ये मॉडल बनाया इसका बेस क्या था, ये ऊपर वाले दो साइंटिस्टों का काम था। किस बेस पे? तो ध्यान से सुनना, जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है ये बताया था। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए का जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चर के लिए मॉडल कैसा है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको एक्सप्लेन किया था किसने, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में, और इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इन्होंने जो क्या किया, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा था, और एल्विन चार्गफ ने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये क्या होता है बताऊंगा आपको, ये दिया था। इन दोनों साइंटिस्टों के काम को इन्होंने स्टडी किया, और इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। क्या दिया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और अकॉर्डिंग टू दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अकॉर्डिंग टू दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस जो डीएनए है ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए इज ए हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इससे मतलब ये क्या है, इसकी बैकबोन है, दिस इज द बैकबोन। इन्होंने कहा था कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, दीज आर द टू स्ट्रैंड, ये दो इसकी बैकबोन है। राइट। और जो ये बैकबोन है, दिस इज द बैकबोन, दिस बैकबोन इज मेड ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट। इस बैकबोन में सुगर एंड फॉस्फेट है।
द बैकबोन, टू बैकबोन है जो एक दूसरे के अराउंड हेलिकली कॉइल्ड है, एक दूसरे के अराउंड राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है। दो बैकबोन है, मान लो टू थ्रेड्स हैं, उनको आप एक दूसरे के अराउंड कॉइल कर दो। तो ये जो बैकबोन है, दिस बैकबोन इज मेड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। ये टू हेलिक्स है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर, ये एक हेलिक्स, ये हो गया, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कॉइल स्ट्रक्चर। इसमें दो दो बैकबोन है, दिस इज द वन बोन, दिस इज द अनदर बोन, राइट। और जो ये बैकबोन है, दे आर मेड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। पॉइंट क्लियर। और इन्होंने कहा कि इस बैकबोन में शुगर के साथ अंदर की तरफ नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए। अगर मैं एक स्ट्रैंड को देखता हूं, अगर मैं एक स्ट्रैंड को, क्योंकि ये हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको मैं स्ट्रेट मान लेता हूं, मान लो दिस स्ट्रेट, एक चेन है, ये एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड, ये दो स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अराउंड क्या रखे, कॉइल्ड हो रखे। मान लो ये मेरा एक स्ट्रैंड है, इसको मैंने स्ट्रेट ले लिया, समझने के लिए सिंपल रहेगा। इसमें अल्टरनेट क्या है, शुगर एंड फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, बहुत सारे शुगर फॉस्फेट। और इसमें जो शुगर एंड फॉस्फेट है, दे आर अटैच्ड विद फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में, शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। कैसे बना भी बताऊंगा आपको मैं। और इसमें शुगर के साथ अंदर की तरफ नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं, शुगर के साथ अंदर की तरफ क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं, राइट। अगर मैं इसको लेट से, दिस एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज एक न्यूक्लियोटाइड, यू कैन सी, ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, राइट। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, ये फोर्थ न्यूक्लियोटाइड है। इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, इस फॉस्फेट का H और शुगर का OH जुड़ जाएगा, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये फॉस्फोएस्टर। ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड था, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ये फॉस्फोएस्टर, राइट। इन द सेम वे, जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट और उससे नेक्स्ट का शुगर जुड़ जाएगा, इन द सेम वे जुड़ते चलेंगे, और आपका एक स्ट्रैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक स्ट्रैंड। पॉइंट क्लियर। लेट्स सी, इसका मैंने एनिमेटेड डायग्राम बनाने की कोशिश की है। देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड, दिस इज O, ये कार्बन फर्स्ट है, दिस इज द कार्बन फर्स्ट। यहाँ पे H था और OH के साथ क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन बेस जुड़ गया। कैसे जुड़ता है, हम मैं अर्लियर वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। ये कार्बन सेकंड है, ये कार्बन थर्ड है, ये कार्बन फोर्थ था, और फिफ्थ कार्बन पे, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन था, फिफ्थ कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या ये एक न्यूक्लियोटाइड। इन द सेम वे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ यहाँ था, फिफ्थ के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, सेम, सभी में सेम है। अब ध्यान से सुनना, अब डीऑक्सीराइबोज में थर्ड कार्बन पे OH होता है, ये आपको सभी को पता है। अभी मैं डायग्राम बनाया था, यू कैन रिवर्स द वीडियो, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। डीऑक्सीराइबोज शुगर में थर्ड कार्बन पे OH है। अब इसका OH और फॉस्फेट, जो फॉस्फोरिक एसिड था, यहाँ पे H था, तो ये जुड़ जाएंगे और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड है फॉस्फोएस्टर। कौन सा बॉन्ड है ये, फॉस्फोएस्टर, राइट। ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे। इन द सेम वे, यहाँ पे OH था, इसका OH और इसका H जुड़ जाएगा, फिर बॉन्ड बन जाएगा फॉस्फोएस्टर। इन द सेम वे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, इन द सेम वे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। पॉइंट क्लियर। अब एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये है, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा फॉस्फोएस्टर। फॉस्फोएस्टर को क्या बोल दूंगा, फॉस्फो डाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है किसके बीच में, बिटवीन टू शुगर, एक शुगर और दूसरी शुगर, ये एक शुगर है, ये दूसरी शुगर है, इसके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर है। एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएगा।
ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है बिटवीन सुगर एंड सुगर, सुगर और सुगर के बीच में। ध्यान रखना, सुगर और फॉस्फेट, इस सुगर और इस फॉस्फेट के बीच में, देखो ये सुगर है ये फॉस्फेट है, अगर यहाँ पे ये बॉन्ड है फॉस्फोएस्टर, सुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड है फॉस्फोएस्टर, लेकिन सुगर सुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, राइट। इस प्रकार से जो सुगर है, सुगर 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 सुगर, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोएस्टर क्या हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, फॉस्फोडाइएस्टर। सेम इज हियर, फॉस्फोडाइएस्टर, 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 राइट। अब ध्यान से सुनना, अब जो ये स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड हो गया, इसमें अंदर की तरफ नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं फर्स्ट कार्बन से, वो कोई भी हो सकता है, ATCG, 4 नाइट्रोजन बेस में से आपको मैंने भी बताया था, प्यूराइन और पाइरिमिडिन। प्यूराइन कौन से हैं, AG, पाइरिमिडिन कौन से हैं, CT एंड U, लेकिन डीएनए में U नहीं होता, तो AGCT में से कोई भी हो सकता है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। क्या सीक्वेंस हो सकता है ये हम आगे पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, राइट। तो ये एक स्ट्रैंड बन गया। अब इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है, इस स्ट्रैंड की क्या है, पोलैरिटी। इसमें जो ये एंड इसको बोलते हैं 5' एंड, और ये एंड जो है इसको बोलते हैं 3' एंड। क्यों, किस बेस पे बोला है सर आपने, इसको 3 एंड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें इधर जो सुगर है इसके 3rd कार्बन पे OH फ्री है। इसको 3 एंड क्यों बोला, क्योंकि इस साइड जो सुगर है इसके 3rd कार्बन पे, यहाँ पे जो 3rd कार्बन आप सभी को पता है, ये सुगर है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये 3rd, तो 3rd पे OH फ्री है, इसलिए इस एंड को बोल दिया 3 एंड, 3'। और इसको क्योंकि इधर 5th कार्बन पे जो OH था उसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोल दिया, 5 एंड बोल दिया, 5', इसको क्या बोल दिया, 3'। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, 5' to 3', यानी कि मैं एक स्ट्रैंड को बोलता हूं, इसको बोल देता हूं 5', तो ये 5', इधर इसका कौन सा एंड होगा, ये 3'। अब ध्यान से सुनना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या है। अब एक न्यूक्लियोटाइड के सामने जो अपोजिट न्यूक्लियोटाइड आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, जब मैंने बोल दिया राम, तो आपके दिमाग में 1 मिनट आ जाएगा सीता, राम का कॉम्प्लीमेंट्री सीता, जब भी हम राम बोलते हैं सीता, दिन रात, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री है। राधा कृष्ण कॉम्प्लीमेंट्री है। कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो हमारे लिए ना सैलेड ले आता है, तो वो बोलता है सर ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कोई चार्ज नहीं है, मतलब वो साथ में है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक को देख के दूसरे को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो एरविन चार्गफ ने बताया था कि डीएनए में जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसका जो अनदर न्यूक्लियोटाइड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसने बताया था कि अगर एक साइड पे A है तो दूसरी साइड पे क्या मिलेगा, T मिलेगा। A और T एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और C और G या G और C या C और G ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। देखो अब बेस क्या होता है, बेस पेयर क्या होता है, जब दो न्यूक्लियोटाइड, लेट्स सी ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जब दो अपोजिट स्ट्रैंड के ये एक स्ट्रैंड का दूसरे स्ट्रैंड का ये सुगर, इधर फॉस्फेट जोड़ लो, और इधर मान लो T आ गया, तो ये एक स्ट्रैंड ये था, ये दूसरा स्ट्रैंड है। अब इसका न्यूक्लियोटाइड और इसका न्यूक्लियोटाइड जब दोनों आमने सामने आएंगे तो ये जुड़ जाएंगे और हमारा एक बेस पेयर बन जाएगा। बेस पेयर, पेयर वर्ड यूज कर रहा हूं, पेयर मतलब उसमें 2 नाइट्रोजन बेस होंगे, एक नाइट्रोजन बेस दूसरा नाइट्रोजन बेस, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे। क्या होंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड। पॉइंट क्लियर। तो अगर हमारे पास वन स्ट्रैंड है, अगर हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अनदर स्ट्रैंड। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहां पे एक स्ट्रैंड बनाया था, लेट्स सी एरविन चार्गफ ने यही तो दिया था। एरविन चार्गफ ने कहा था कि मान लो इस स्ट्रैंड को बनाता हूं, ऊपर फॉस्फेट है, फिर सुगर है, फिर फॉस्फेट, फिर सुगर, फिर फॉस्फेट, फिर सुगर, फिर फॉस्फेट, फिर सुगर, राइट, फिर फॉस्फेट, फिर सुगर।
इसको मैंने एनिमेटेड फोटो ले लिया, फॉस्फेट को इसको मैं P दिखा दिया, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने S लिख दिया, राइट। और इस S के साथ इधर देखो क्या लगा हुआ है A, इस S के साथ T, इस S के साथ C, इस शुगर के साथ G और इसके साथ A, राइट। ये एक स्ट्रैंड होगा, ये नाइट्रोजन बेस बन गया। इधर 5 डैश एंड हो जाएगा और इधर शुगर का थर्ड कार्बन का OH पर इसको 3 डैश एंड बोल देंगे। अब अगर मेरे पास एक स्ट्रैंड है तो मैं दूसरा स्ट्रैंड प्रिडिक्ट कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि डीएनए हैज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। एक सेकंड बेटा, अगर आपके कोई डाउट आते हैं उसको लिख लिया तो आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करो और उसको वहीं पे लिख लो ताकि आप मेरे से पूछ सको। अब अगर मेरे पास एक स्ट्रैंड है तो मैं दूसरा स्ट्रैंड प्रेडिक्ट कर सकता हूं, कैसे? क्योंकि शुगर के सामने शुगर आएगा, शुगर, और इधर शुगर फॉस्फेट, शुगर के सामने फिर शुगर, शुगर के सामने शुगर, शुगर के सामने शुगर, शुगर के सामने शुगर, और शुगर के बीच में फॉस्फेट होता है, आपको सभी को पता है। दो शुगर जुड़े होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब दो स्ट्रैंड जो होते हैं ना, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर ये 5 डैश टू 3 डैश है ना, तो ये स्ट्रैंड अपोजिट हो जाएगा। इसका 5 एंड इधर होएगा और इसका 3 एंड प्यारे बच्चों इधर होएगा, इधर इसका 3 एंड होएगा, 3 डैश। कैसे अभी बताता हूं। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रैंड है तो उसका दूसरा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मैं पता कर सकता हूं। शुगर के सामने शुगर, और अगर इधर ए वाला, इधर ये न्यूक्लियोटाइड आया तो इधर कौन सा आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि इधर क्या लगा हुआ मिलेगा? टी लगा हुआ मिलेगा, राइट। इधर टी है तो इधर क्या मिलेगा? ए मिलेगा। इधर सी है तो इधर जी मिलेगा, इधर जी है तो इधर सी मिलेगा, इधर टी है तो इधर ए मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। और अब ये दोनों स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। ए जुड़ जाएगा टी के साथ, टी जुड़ जाएगा ए के साथ। जब ए और टी आमने सामने आएंगे तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जब C और G, C ऑफ वन स्ट्रैंड एंड G ऑफ अनदर स्ट्रैंड आमने सामने आएंगे तो इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कितना, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे सॉरी इधर ए, इधर सॉरी इधर T आएगा आपका, ए का कॉम्प्लीमेंट्री T होता है, तो इधर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है सिंपल। अब इसको, ये मैंने वही तो ड्रॉ कर रखा है, एनिमेटेड फॉर्म में ड्रॉ कर रखा है ये। अब ये एक स्टैंड आपने बना लिया, अब दूसरा स्टैंड और बनाते हैं, लेट्स। अब इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये हमारा इधर कौन सा स्टैंड है? 5 स्टैंड है। कौन सा डैश है? कौन सा स्टैंड है ये? 5 डैश। तो इधर ये O, ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ के साथ हमारा फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इन द सेम वे ये O, तो ये कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ हमारा नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ मिलेगा। ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ के साथ हमारा फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इन द सेम वे दिस द कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के साथ हमारा फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है दो शुगर, एक शुगर दूसरी शुगर जुड़े हैं, कौन से? फॉस्फोडाइएस्टर। शुगर और शुगर के बीच में एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोल देंगे? फॉस्फोडाइएस्टर। इन द सेम वे ये शुगर और ये शुगर जुड़े हैं, कौन से बॉन्ड से? फॉस्फोडाइएस्टर। इस शुगर और इस शुगर के बीच में फॉस्फोएस्टर, तो दो बॉन्ड हो गए फॉस्फोडाइएस्टर। इन द सेम वे इसको जोड़ दो, इन द सेम वे इसको जोड़ दो, और इधर ये थर्ड कार्बन है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, और इधर फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ था। तो इधर थर्ड कार्बन का OH फ्री है,
इसलिए इसको 3 डैश एंड बोल दिया। क्या बोल दिया? 3 डैश। इसको क्या बोल दिया? 5 डैश। अब ये एक स्ट्रैंड था, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब इनको आप दोनों स्ट्रैंड जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आमने सामने आएंगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ए जुड़ जाएगा टी के साथ, टी जुड़ जाएगा ए के साथ, सी जी के साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपका ये एक छोटा सा दिस द सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेम डायग्राम आपकी बुकलेट में मैंने ड्रॉ करके दे रखे हैं। अब दो स्ट्रैंड है, both strand has anti parallel direction, दोनों स्ट्रैंड पैरेलल टू ईच अदर है लेकिन डायरेक्शन एंटी है। इसका 5 डैश टू 3 डैश, ये इधर इसका 5 ऊपर 3, इसका ऊपर 5 नीचे 3, तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन क्या है? एंटी है। वही बात है यार, मान लो ये दो रेलवे ट्रैक हैं, एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है। इस ट्रैक पे ट्रेन इधर जा रही है, इस ट्रैक पे ट्रेन इधर जा रही है। दोनों ट्रेन पैरेलल भाग रही है एक दूसरे के, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, सेम इज हियर। तो यहाँ पे दो हमारे जो ट्रैक हैं, ये तो बैकबोन है, राइट। तो बैकबोन, सिर्फ ये बैकबोन किसकी बनी है? शुगर फॉस्फेट। और इस बैकबोन में शुगर के साथ अंदर की तरफ क्या जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं। और जब दो न्यूक्लियोटाइड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक दिस इज ए, ये क्या बन गया हमारा? एक बेस पेयर बन जाएगा। दिस इज द बेस पेयर। ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर हो जाएगा। इसमें टोटल 5 बेस पेयर है। 5 बेस पेयर बोल दो या 10 न्यूक्लियोटाइड बोल दो, आपको पता है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज ए न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका न्यूक्लियोटाइड है। और जब दो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आमने सामने आएंगे, जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमारा एक बेस पेयर बन जाएगा, राइट। अब इन सारी बातों को के बिहाफ पे वाटसन एंड क्रिक ने, किसने? वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। किसका? डीएनए का। डीएनए स्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं है, ये कॉइल है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्या है ये? हेलिकल। अब मान लो लेट्स सी ये हमने स्ट्रेट बना रखा है। अब इसको ना राइट हैंडेड फैशन में टर्न कर दो। क्या कर दो? इसको टर्न कर दो, राइट। जैसे ये दो चीजें हैं, दो स्ट्रैंड है आपके सामने, यू कैन सी। अब इनको ना टर्न कर दो ऐसे, एक दूसरे के राउंड कॉइल करवा दो। क्या करवा दो? एक दूसरे के राउंड कॉइल। अब ये डीएनए बन गया, राइट। तो सेम इज हियर। इसको अपना स्ट्रेट ना मान के इसको ऐसे मान लो कि कॉइल है एक दूसरे से। क्या है? एक कॉइल टर्न है एक दूसरे के राउंड, राइट। तो वाटसन क्रिक ने यही बोला था। लेट्स सी, अब इसकी मेन पॉइंट की बात करते हैं। सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है, लेट्स सी। पहला पॉइंट, जो बैकबोन इट्स मेड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। पॉइंट क्लियर? बैकबोन किसकी बनी हुई है? तो इसको मैं लिख देता हूं। पहला पॉइंट है, जो बैकबोन है वो बनी हुई है शुगर एंड फॉस्फेट की, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है वो आपको बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट, शुगर के साथ विद शुगर के साथ इनर साइड पे नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है, और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1 डैश हो सकता है या 1 9 डैश हो सकता है। 1 9 डैश कब होगा? जब प्यूराइन जुड़े, ए या जी। और 1 डैश कब होगा? जब पाइरिमिडीन जुड़े, आइदर सी और टी। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर है। बोथ स्ट्रैंड, जो दो स्ट्रैंड है, बोथ स्ट्रैंड हैज पोलैरिटी। दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब इसका एक एंड 5, दूसरा 3,
और पोलैरिटी को हमने कैसे डिसाइड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ द पोलैरिटी इज डिसाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलैरिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, इधर इसको 3 क्यों बोला है, क्योंकि इस साइड थर्ड कार्बन, शुगर के थर्ड कार्बन का OH फ्री है। इसको 5 क्यों बोला है, क्योंकि इधर शुगर के 5th कार्बन पे जो OH था उसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए इसको 5 डैश, इसलिए इसको 3 डैश बोला है। पॉइंट फ्री। अगला पॉइंट है बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपको मैं बता चुका हूं। अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड है तो हम दूसरा स्ट्रैंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रूल। और ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल एरविन चार्गफ ने दिए थे। क्या है एरविन चार्गफ रूल, ये हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब वाटसन क्रिक ने कहा कि जो 1 टर्न ऑफ डीएनए है, जो 1 टर्न ऑफ डीएनए है, 1 टर्न मतलब कहां से कहां तक, यहां से लेके 1 टर्न कंप्लीट कहां हुआ, यहां तक हुआ। जो 1 टर्न है यहां से लेके यहां तक, 1 टर्न की जो लेंथ है वो है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। 1 टर्न ऑफ डीएनए, 1 टर्न ऑफ डीएनए, जो 1 टर्न है, जो ये पूरा हेलिक्स हो रहा है, 1 टर्न जो है पूरा 1 टर्न यहां से हुआ, तो इस 1 टर्न की जो लेंथ है ये 34 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर बोल दो। और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है ये 20 एंगस्ट्रॉम है। थ्रूआउट यूनिफॉर्म डायमीटर है, यूनिफॉर्म डायमीटर कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। अब आपको ना लग रहा है ऐसा नहीं, यहां से मोटा है, यहां से पतला है, यहां से मोटा, ऐसा नहीं है बेटा। ये 3D डायग्राम, 3D इमेजिंग करो इसको। अगर आपने कोई भी लेट्स सी ये 2 स्ट्रैंड है, यू कैन सी दीज आर द 2 स्ट्रैंड, ये आपके सामने 2 स्ट्रैंड है। अगर इन 2 स्ट्रैंड को मैं ऐसे मोड़ दूं ना, ऐसे इन दोनों को एक दूसरे के राउंड कॉइल करवा दूं, लेट्स सी इन दोनों को मैं एक दूसरे के राउंड कॉइल करवा दूं, तो आपको इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है ना, इसकी थिकनेस हर जगह सेम है, राइट। ऐसा नहीं है कि हाँ इसका जो फोटो बनाऊंगा ना बोर्ड पे, लो लेट्स सी, इसका अगर मैं अभी जो कॉइल किया इसका फोटो बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, इसका फोटो तो वैसे ही बनाऊंगा बोर्ड पे, फोटो तो ऐसे ही बनाऊंगा ना। इसलिए आपको लग रहा है कि कहीं से मोटा है कहीं से पतला, लेकिन ऐसा नहीं है, 3D डायग्राम है, राइट। तो इसकी जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम फिक्स है। क्यों, क्योंकि जब पेयरिंग हो रही है ना, तो हमेशा पेयरिंग हो रही है प्यूराइन और पायरिमिडीन के बीच में, प्यूराइन पेयर विद पायरिमिडीन। प्यूराइन कौन सा, ए अगर है तो क्या मिलेगा, पायरिमिडीन टी मिलेगा। ए इज द प्यूराइन, टी इज द पायरिमिडीन। और अब प्यूराइन है जी, तो पायरिमिडीन क्या मिलेगा, सी मिलेगा। और अब हमें पता है हमेशा प्यूराइन एक डबल रिंग, डीएनए में हर जगह, डीएनए में कहीं पे भी देख लेना, हर जगह एक साइड प्यूराइन है तो उसके अपोजिट साइड पायरिमिडीन मिलेगा, एक साइड पायरिमिडीन है तो उसके अपोजिट साइड प्यूराइन मिलेगा। और हमें पता है प्यूराइन डबल रिंग है, एक हेक्सागोनल एक पेंटागोनल रिंग है, डिस्कस कर चुके हैं हम एजी का स्ट्रक्चर। और पायरिमिडीन क्या है, सिंगल रिंग है, हेक्सागोनल रिंग है। और जब एक हेक्सागोनल रिंग और एक पेंटागोनल है, डबल रिंग और एक सिंगल रिंग जब आमने सामने आएंगे तो डायमीटर जो 20 एंगस्ट्रॉम आता है। इसलिए डीएनए की जो डायमीटर है वो थ्रू इट्स लेंथ डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम फिक्स है। अब एक बच्चा बोला सर डायमीटर कब ज्यादा हो सकता है, जब ए के सामने जी आ जाए, क्योंकि अब ये भी डबल रिंग ये भी डबल रिंग, और जब 2 डबल रिंग आएंगे तो डायमीटर बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, राइट ना। हाँ अगर मान लो टी के सामने सी आ जाए, ये भी सिंगल रिंग ये भी सिंगल रिंग, लेट्स सी अगर मैं 2 मार्कर रखूंगा आमने सामने तो मोटाई इतनी है, लेकिन एक मार्कर एक पेन रख लूंगा तो थिकनेस घट जाएगी, ये थिकनेस घट जाएगी ये वाली। अगर मैं 2 पेन रख लूंगा तो थिकनेस और कम हो जाएगी, लेकिन डीएनए में क्या है, हमेशा एक डबल रिंग एक सिंगल रिंग, राइट ना। तो थिकनेस हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी, डायमीटर हर जगह क्या है, सेम है, कितना 20 एंगस्ट्रॉम फिक्स, बिकॉज
ऑलवेज ए प्यूराइन पेयर विद पायरिमिडीन। कभी भी दो प्यूराइन नहीं हो सकते, कभी भी दो डबल रिंग आमने सामने नहीं आएंगे, आमने सामने कहीं भी दो डबल रिंग वाले नाइट्रोजन बेस नहीं आएंगे, और दो कभी भी सिंगल रिंग वाले कौन से पायरिमिडीन भी आमने सामने नहीं आएंगे। इसलिए डायमीटर हमेशा कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम फिक्स होता है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, वन टर्न में जो वन टर्न है इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर। मान लो एक बेस पेयर ये हो गया, दूसरा बेस पेयर ये हो गया, ये तीसरा बेस पेयर है, ये फोर्थ बेस पेयर, फिफ्थ बेस पेयर। एक टर्न में 10 बेस पेयर, 5 इसमें 5 इसमें, एक पेयर, दूसरा पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर। मतलब यहाँ पे अगर टी है इधर ए, सी है तो जी है तो सी है तो टी, सॉरी सी है तो जी, टी है तो ए है तो टी, सी है तो जी है तो सी है तो जी, टी है तो ए। तो 10 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर बोल दो या 20 न्यूक्लियोटाइड बोल दो, राइट? क्लियर? और ध्यान रखना जो ये बेस पेयर है ना, बेस पेयर are less parallel to each other, less parallel है, मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे नहीं है बेस पेयर, ये ऐसे नहीं है, लिटिल बिट टिल्टेड है। देखो लेट्स सी, आप ना अगर ऐसे 10 मार्कर्स को ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। कॉइल कब होगा? एक मार्कर एक बेस पेयर है, एक बेस पेयर एक बेस पेयर, अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल होंगे तो डायग्राम स्ट्रेट होएगा। लेकिन कॉइल कब होंगे? कॉइल कब होगा? जब एक बेस पे दूसरे बेस पे थोड़ा सा टिल्टेड करना पड़ेगा, हमें टिल्टेड करना पड़ेगा। टिल्टेड करते रहो तो ये टर्न हो जाएगा कंप्लीट। यानी कि इसमें अगर मैं एक बेस पे दूसरे बेस पे, क्योंकि हमें वन बेस पेयर, लेट्स सी, वन बेस पेयर is tilted on another base pair, BP मतलब base pair, by the angle of 36 डिग्री। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी, यहां से लेके, ये एक्सिस है, कॉमन एक्सिस, यहां से लेके इस पॉइंट से वन टर्न में टोटल एंगल कितना है? लेट्स सी, यहां से लेके 180 तो ये हो गया और 180 ये हो गया। इन टोटल जो एंगल है, टोटल इस टर्न में जो टोटल एंगल है वो 360 का है। कितने का है? 360 का। टोटल एंगल 360 डिग्री है और 360 में 10 बेस पेयर है, तो प्रत्येक बेस पेयर के बीच में एंगल कितना है? 36 डिग्री। वेरी इजी यार, व्हाई यू आर क्राइमिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, वन बेस पेयर इज टिल्टेड ओवर अनदर बेस पेयर बाय द एंगल ऑफ 36 डिग्री। बेटा सिंपल पॉइंट है, लिटिल बिट फिजिक्स लगा लो यार। अगर ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगे तो हमारा ये डायग्राम कॉइल है, ये हेलिक्स बनेगा ही नहीं। अगर ऐसे बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर है तो ये हेलिक्स बनेगा ही नहीं, तो हमें एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा इनको टिल्ट करना पड़ेगा, तभी ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन पाएगा। और वन हेलिक्स टोटल एंगल कितने का? 360 का, और हमें पता है इसमें 10 बेस पेयर है, तो एंगल बिटवीन ईच बेस पेयर, वन बेस पेयर इज टिल्टेड ओवर अनदर बेस पेयर बाय द एंगल ऑफ 36 डिग्री। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पॉइंट क्लियर? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन ईच बीपी। डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर इज ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम। सर कैसे निकाला? टोटल 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर हैं, तो कितने आ गए? 3.4 एंगस्ट्रॉम आ गए। अरे इस टोटल में इस यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है? 34 है, अभी तो लिख रखा है तुम्हारे सामने। और 34 में कितने बेस पेयर है? 10 है, तो प्रत्येक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। इसको 10 से डिवाइड कर दो, नैनोमीटर में आ जाएगा यार।
पॉइंट क्लियर है? ये थे वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के कुछ सैलिएंट फीचर्स। ये था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। क्या था ये? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। मैं देख लेता हूँ आपकी बुक में कोई और पॉइंट तो नहीं लगा। हाँ, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। ये बात वैसे आपको मॉडल में लिखना है कि वन जो स्ट्रैंड है वो दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक स्ट्रैंड में इधर ए तो इस साइड क्या आएगा टी, इधर टी है तो इधर ए। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी आपको यहाँ बता देना। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इसने अपने मॉडल में यूज की है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो दी थी वो एरविन चार्गफ ने दी थी। किसने दी थी? एरविन चार्गफ, राइट। और तो मुझे लगता है इसमें कोई पॉइंट आपका बचा हुआ है। हाँ, इसमें जो वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था, इस मॉडल को बोलते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए, बी डीएनए बोलते हैं इसको। और बेटा ये राइट हैंडेड कॉइल होता है। कौन सा? ये राइट हैंडेड कॉइल होता है। बी फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की 5 फॉर्म होती हैं, ये हम डिस्कस आगे कर लेंगे। और ये राइट हैंडेड कॉइलिंग है। क्या है ये? राइट हैंडेड कॉइलिंग। तो ये था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये था मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ डीएनए। ये आपको मैंने बताया कि डीएनए कैसे बना। तो व्हाट इज डीएनए? व्हाट इज डीएनए? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है डीएनए। डीएनए, व्हाट इज डीएनए? इट्स द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड मींस आपको पता ही है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो आपका डीएनए बन जाएगा। यही तो हमने किया है। यहाँ पे मैंने आपको पहले न्यूक्लियोटाइड बताई, फिर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के दिखाया, एक स्ट्रैंड बनाया, फिर दूसरा स्ट्रैंड बनाया, और दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको मैं बता चुका हूँ। ये बातें आप लिख देना कि एक स्ट्रैंड में अगर ए, दूसरे स्ट्रैंड में क्या आएगा? टी आएगा। टी है तो ए सी है तो जी, जी है तो सी, ए है तो टी। क्यों? क्योंकि ये एरविन चार्गफ का कॉम्प्लीमेंट्री रूल है। और आपको मैं बता चुका हूँ, जब दो डीएनए स्ट्रैंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर आमने सामने आएंगे, अपोजिट टू ईच आएंगे, तो बिटवीन द नाइट्रोजन बेस ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और अब ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। दो स्ट्रैंड है, दिस इज द वन स्ट्रैंड, दिस इज द अनदर स्ट्रैंड, और वन स्ट्रैंड इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अनदर स्ट्रैंड। और जब दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आमने सामने आएंगे तो उनके नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये ध्यान रख लेना, ए ऑलवेज पेयर विद टी, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। और सी और जी जब अपोजिट स्ट्रैंड के आमने सामने आएंगे तो उनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। दिस इज द डायग्राम फॉर वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में, स्कूल एग्जाम में बहुत बार आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अ वीडियो फॉर नॉट फॉर 11th, इट्स आल्सो फॉर 12th। ये 12th क्लास के अंदर भी आती है ये वीडियो, क्लास 12th में भी आपकी वीडियो आएगी 6th चैप्टर में। 6th चैप्टर ऑफ क्लास 12th के अंदर भी ये वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको सिर्फ +1 ना मान के चलें, ये +2 के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये आएगा तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास का, वो आपको समझ में आएगा। पॉइंट क्लियर? तो ये था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे। हाँ, एक बात और सुने, क्योंकि अब सितंबर मंथ में भी हमारी क्लासेस नहीं लग पाएंगे ऑफलाइन, तो नाउ इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, अब आपकी डेली वीडियो आएगी। अब ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चलेंगी थ्रू आउट द सितंबर मंथ। और सितंबर मंथ में मैं आपको बता देता हूँ, आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर पूरा हो जाएगा, आपका सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस पूरा हो जाएगा, और आपका जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो पूरा हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं किंगडम प्लेंटी और एनिमलिया किंगडम मतलब फर्स्ट यूनिट, आपकी 2 यूनिट में कोशिश करूंगा कि अब हो जाए। कौन सी 2 यूनिट? 3rd यूनिट तो चल रही है, ये तो लगभग मान के चलो आपकी बायोमोलिक्यूल के बाद छोटा चैप्टर बच जाएगा, माइटोसिस मियोसिस वो हो जाएगा आपका। और आपकी फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो चैप्टर ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस टाइम पे सितंबर मंथ में करवा दूं। आपकी 2 यूनिट इस मंथ में हो जाएंगे। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, एवरी डे यू विल गेट वीडियोस। तो प्लीज वॉच इट ऑनेस्टली,
learn the notes which were earlier provided to you. आप सभी को नोट्स मिल चुके हैं, बुकलेट मिल चुकी है, वीडियो देखें, नोट्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें एंड देन ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यूज। माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, आपका एक सिंगल एमसीक्यू गलत नहीं होगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।